वेलकम बच्चों। आज हम अपने बोर्ड की प्रिपरेशन को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। ये बेहद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कल हमने देखा था वाजदाब में आपेक्षिक अवनमन आवाजशील विलेय के मूल प्रभाज के बराबर होता है, ये हमें सिद्ध करना था। आज हम देखेंगे कि वाजदाब में आपेक्षिक अवनमन से हम आवाजशील विलेय के अणुभार की गणना किस प्रकार कर सकते हैं। तो देखिए, वाजदाब में आपेक्षिक अवनमन, तो वाजदाब में आपेक्षिक अवनमन का समीकरण क्या है। तो वाजदाब में आपेक्षिक अवनमन कल हमने निकाला कि वाजदाब में आपेक्षिक अवनमन पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए बराबर एक्स भी, कि किसी स्थिर ताप पर किसी भी आवाजशील विलेय वाले विलयन के वाजदाब में आपेक्षिक अवनमन विलेय के मूल प्रभाज के बराबर होता है, जहाँ पी नॉट ए क्या है, शुद्ध अवस्था में विलायक का वाष्प दाब, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। पी ए क्या है, तो पी ए विलयन का वाष्प दाब है। पी ए क्या है, तो पी ए विलयन का वाष्प दाब है। और एक्स बी क्या है, तो एक्स बी विलेय का मूल प्रभाज है। एक्स बी क्या है, विलेय का मूल प्रभाज। ये हम जानते हैं, इतना हम कर चुके थे। अब देखिए मूल प्रभाज क्या होता है, तो हम जानते हैं मूल प्रभाज मतलब जिसका प्रभाज बी के प्रभाज की बात कर रहे हैं, तो बी के मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या। यदि हमारे विलयन में दो घटक हैं ए और बी, तो बी के मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या का जो अनुपात है, विलयन में उपस्थित किसी एक घटक के मोलों की संख्या और कुल मोलों की संख्या का अनुपात मूल प्रभाज कहलाता है। तो हम क्योंकि बी का मूल प्रभाज ले रहे हैं, तो बी के मोलों की संख्या और कुल मोलों की संख्या का अनुपात एक्स भी होगा। यहाँ पर एन ए विलायक के मोलों की संख्या है और एन बी क्या है, विलेय के मोलों की संख्या है। अब मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं, तो मोलों की संख्या मतलब पदार्थ का भार बटे अणुभार। जब हम ए की बात करेंगे तो ए का भार और ए का ही अणुभार। जब हम एन बी बोलेंगे, बी के मोलों की संख्या, तो भार भी किसका, बी का भार डब्ल्यू बी और विलेय बी का अणुभार एम बी। इन मानों को यदि मैं एक्स बी में पुट करूं, एक्स बी जो हमारे समीकरण 1 में है, यहाँ पर मान रखूं, तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए बराबर, ऊपर कौन है, एन बी, तो डब्ल्यू बी बटे एम बी, नीचे कौन है, एन ए, तो एन ए डब्ल्यू ए अपॉन एम ए प्लस डब्ल्यू बी बटे एम बी, ये हमें मिल जाएगा। तनु विलयन हेतु जो नियम है ये लागू होते हैं। तो तनु विलयनों में विलेय की मात्रा क्या होती है, बहुत कम होती है। विलेय की मात्रा कम होने के कारण हम इस डब्ल्यू ए अपॉन एम ए की तुलना में डब्ल्यू बी बटे एम बी को नगण्य मान लेते हैं। डब्ल्यू ए बटे एम ए की तुलना में किसको, डब्ल्यू बी बटे एम बी को क्या मान लेते हैं, नगण्य। मात्रा बहुत कम थी, उसके भी अणुभार से उसे भाग दे दिया, तो जो मिला वो और कम हो गया, इसलिए इस राशि को यहाँ नगण्य मान लेते हैं। ऊपर ये राशि क्यों नगण्य नहीं मानी, तो देखिए एक व्यक्ति के पास यदि 1000 रुपये है, तो उसके लिए 1 रुपये को हम नगण्य मान सकते हैं 1000 की तुलना में। लेकिन यदि किसी व्यक्ति के पास 1 ही रुपये है और उसे बोले कि वो नगण्य मान ले, तो वो संभव नहीं है। तो ऊपर और कोई राशि नहीं है तुलनात्मक राशि, इसलिए ऊपर उसे नगण्य नहीं माना जाएगा और नीचे उसे क्या मान लिया जाएगा, इसकी तुलना में इसे नगण्य मान लिया जाएगा। यदि ये नगण्य माना तो ये वैल्यू यहाँ से हटेगी और हमें क्या मिलेगा, पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए बराबर डब्ल्यू बी बटे एम बी अपॉन डब्ल्यू ए अपॉन एम ए। अब देखिए, जब भी राशि 1/2/3/4 होती है, तो हम जानते हैं भिन्नों का भाग देने पर उनकी संख्याएं क्या होती हैं, पलटती हैं और गुणा में चेंज हो जाती हैं। ये 4/3 होगा, मतलब नीचे वाली राशि ऊपर और ऊपर वाली नीचे। तो इसे हम लिख सकते हैं डब्ल्यू बी बटे एम बी गुणित एम ए अपॉन डब्ल्यू ए। अब हमें गणना किसकी करनी है, यहाँ पर हमारा ये समीकरण आ गया। हमें गणना किसकी करनी है, विलेय के अणुभार की। विलेय का अणुभार यहाँ कौन है, एम बी। एम बी की गणना करनी है, तो हमारे समीकरण का रूप क्या हो जाएगा, तो देखिए हमारे पास जो समीकरण आ चुका है वो आ गया है पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए बराबर डब्ल्यू बी इंटू एम ए
अपॉन MB इंटू WA। इससे MB निकालना है। यदि MB निकालना है और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि अब समीकरण का क्या रूप होगा, तो देखिए ये बराबर हमें बताता है कि इसका यहाँ तिर्यक गुणा और यहाँ तिर्यक गुणा कर दिया जाए तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। मतलब P0A माइनस PA इंटू MB इंटू WA किसके बराबर होंगे? WB इंटू MA इंटू P0A। हमें निकालना किसे है? MB को। जब दो कारक एक दूसरे के बराबर हों तो जिसकी गणना करनी है उसे हम बाईं ओर लिखते हैं, बराबर का निशान लगाते हैं और उसके साथ वाले कारक दूसरी तरफ के नीचे चले जाते हैं बटे में। तो क्या हो जाएगा? WB इंटू MA इंटू P0A अपॉन P0A माइनस PA। ये तो यहाँ हमने निकालना था, और नीचे जाएगा WA। इस समीकरण की सहायता से हमारा देखिए उद्देश्य क्या था? हमारा उद्देश्य था वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन की सहायता से अवाष्पशील विलेय के अणुभार की गणना करना। अवाष्पशील विलेय के अणुभार को मतलब किसकी गणना करना? MB की गणना करना। तो हमने सबसे पहले वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन जो हम पढ़ चुके थे कि वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन विलेय के मूल प्रभाज के बराबर होता है, उसे हमने लिखा। उसके बाद हम जानते हैं यहाँ P0A शुद्ध विलायक का वाष्पदाब है, PA विलयन का वाष्पदाब है और XB विलेय का मोल प्रभाज है। मोल प्रभाज मतलब जिस घटक के मोल प्रभाज की बात करते हैं उसके मोलों की संख्या ऊपर और कुल मोलों की संख्या नीचे। हमारा विलयन दो घटक A और B से मिलकर बना है, इसलिए B के मोल ऊपर और NaNB क्या हो जाएगा? अनुपात में। A किसके मोल हैं? विलयन के मोलों की, विलायक के मोल हैं, और B किसके मोल हैं? विलेय के मोल हैं। मोल कैसे निकालते हैं? तो पदार्थ के भार को अणुभार से भाग देकर। तो Na में A का भार बटे उसका अणुभार, NB में B का भार, भार मतलब वेट इसलिए WB, अणुभार मतलब मॉलिक्यूलर वेट इसलिए MB। इन दोनों मानों को हमने XB में रखा। फिर विलयन तनु होने के कारण एक की तुलना में दूसरे को नगण्य मान लिया और ये राशि यहाँ से हटा दी। 1/2 3/4 था, संख्या पलटी 4/3 हो गया। WB अपॉन MB इंटू MA अपॉन WA। तो हमें जो मिल गया वो मिला P0A माइनस PA अपॉन P0A बराबर WB इंटू MA MB इंटू WA। गणना किसकी करनी है? MB की। तो MB के बराबर हमें निकालना है। हमें समझ में ना आए क्या कैसे करना है तो तिर्यक गुणा करके दोनों को बराबरी पर लिख दीजिए। इसका यहाँ गुणा हो जाएगा, इसका यहाँ गुणा हो जाएगा। तो P0A माइनस PA ब्रैकेट में MB इंटू WA आएगा। यहाँ क्या होगा? WB इंटू MA और किसका गुणा होगा? P0A का। जिसकी गणना करनी होती है उसे बाईं ओर निकाल लीजिए, बराबर का निशान लगाइए। बाकी उसके साथ जो भी कारक हैं दूसरी तरफ के नीचे चले जाते हैं। तो P0A माइनस PA इंटू क्या आ जाएगा? WA। ये दोनों कारक इसके कहाँ होंगे? नीचे जाएंगे। और हमें ये तो ऊपर सारे रहेंगे, WB इंटू MA इंटू P0A। यहाँ क्या आएगा? P0A माइनस PA इंटू WA। उपरोक्त समीकरण की सहायता से हम वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन ज्ञात होने पर किसकी गणना कर सकते हैं? अवाष्पशील विलेय के अणुभार की गणना कर सकते हैं। यह आज आपका पहला प्रश्न था। आई होप आपको ये समझ आया होगा और इसका आंसर PDF फॉर्म में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन में अंतर बताइए। तो देखिए आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन, जैसे आपने सुना था आदर्श गैसें और वास्तविक गैसें। तो जो आदर्श गैस समीकरण का पालन करती थी 11वीं में हमने पढ़ा था वो आदर्श गैसें कहलाती थी, और जो समीकरण का पालन नहीं करती थी वो वास्तविक गैसें कहलाती थी। उसी तरह विलयन भी दो प्रकार के होते हैं, आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन। तो आदर्श विलयन हम किसे कहते हैं? तो सबसे पहली बात, जो ताप और दाब की संपूर्ण परास पर, मतलब ताप आप कितना भी बढ़ा दें, दाब आप कितना भी बढ़ा दें, ताप आप कितना भी घटा दें और दाब आप कितना भी घटा दें, संपूर्ण परास मतलब संपूर्ण रेंज में, परास मतलब रेंज। तो ताप और दाब के संपूर्ण परास पर जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं वो विलयन आदर्श विलयन कहलाते हैं। मतलब ये राउल्ट के नियम का पालन क्या करेंगे तो आपको सबसे पहले ये गुण याद करने हैं। कौन कौन से गुण हैं? तो गुणों में पहला है राउल्ट का नियम, फिर आयतन में परिवर्तन, एंथैल्पी में परिवर्तन, कैसे अणुओं की प्रकृति कैसी होगी जो मिलेंगे, और A और B के जब हम AA और BB को मिलाएंगे तो उनका अंतर आणविक आकर्षण बल क्या होगा, और उनके उदाहरण कौन कौन से हैं। यदि आप ये 6 पॉइंट्स याद कर लेंगे तो आपको ये अंतर
उत्तर अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए आदर्श विलयन क्या होते हैं, तो वे विलयन जो ताप और दाब की संपूर्ण परास, परास मतलब रेंज, आप ताप कितना भी बढ़ाएं घटाएं, दाब कितना भी बढ़ाएं घटाएं, राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, वो विलयन आदर्श विलयन कहलाते हैं। और वे विलयन जो ताप और दाब की संपूर्ण परास पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते, अनादर्श विलयन कहलाते हैं। अब यदि ये पालन कर रहे हैं तो हम जानते हैं राउल्ट का नियम हमें कहता है कि विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब और मोल प्रभाज के गुणनफल के बराबर होगा। मतलब इनमें पी बराबर क्या होता है, P0A इंटू एक्स है, P0A इंटू एक्स है। इनमें पी बराबर P0A इंटू एक्स होता है और पी बराबर होता है P0B इंटू एक्स। इनमें कभी भी P0A और XA के गुणनफल के बराबर नहीं होगा। PB कभी भी P0B और XB के गुणनफल के बराबर नहीं होगा, या तो उससे कम होगा या तो उससे क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो पहले पॉइंट्स आपको क्लियर हो गया होगा। वे विलयन जो ताप और दाब की संपूर्ण परास पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, आदर्श विलयन कहलाते हैं। और वे विलयन जो ताप और दाब की संपूर्ण परास पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते, अनादर्श विलयन कहलाते हैं। इनमें PA बराबर P0A XA होता है और इनमें PB बराबर P0B इंटू XB होता है। इनमें कभी भी विलयन का वाष्प दाब P0A इंटू XA के बराबर नहीं होता और PB P0B इंटू XB के बराबर नहीं होता। अब आयतन में परिवर्तन की बात करें तो जब हम दो पदार्थ, विलयन कैसे बनेगा, विलेय और विलायक को मिलाने पर, तो जब AB को मिलाएं तो AB को मिलाने पर इनमें आयतन में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। जितना आपने लिया, आधा आधा लीटर लिया, टोटल 1 लीटर आयतन आपको प्राप्त हो जाएगा। इनमें आयतन में परिवर्तन होता है, आयतन परिवर्तन कभी भी शून्य नहीं होता, या तो आयतन बढ़ेगा या तो आयतन घटेगा। तो इनमें आयतन में परिवर्तन नहीं होता। मिक्सिंग के दौरान इनमें आयतन में परिवर्तन होता है। इसी तरह इनके बनने पर एंथैल्पी में कोई परिवर्तन नहीं होता, ना तो ताप में वृद्धि होगी ना कमी होगी, एंथैल्पी चेंज नहीं होगी, अंतर्निहित ऊर्जा परिवर्तित नहीं होगी। इनमें अंतर्निहित ऊर्जा का मान क्या होगा, परिवर्तित होगा, वो कभी भी शून्य के बराबर नहीं होगा। अणुओं की प्रकृति की बात करें तो जब ऐसे अणु मिलते हैं जिन अणुओं की संरचना हो, समान ध्रुवण क्षमता हो, उनकी ध्रुवण क्षमता मतलब पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी एक ध्रुवण क्षमता भी समान हो, तो जब ऐसे अणु आपस में मिलते हैं तो आदर्श विलयन बनाते हैं। यदि असमान संरचना और असमान ध्रुवण क्षमता वाले अणु आपस में मिलेंगे तो कैसा विलयन बनाएंगे, अनादर्श विलयन बनाएंगे। अब AB अंतराण्विक आकर्षण बल की बात करें। देखिए जैसे मान लीजिए ये एक अणु था, इन अणुओं के मध्य 10 न्यूटन का बल था, मान लीजिए बोल रही हूँ। ये BB था, इनके बीच भी 10 न्यूटन का बल था। इन दोनों को मिलाकर हमने AB बनाया, इसमें भी 10 न्यूटन का बल है। मतलब AB के बीच अंतराण्विक आकर्षण बल लगभग AA और BB के बराबर है। तो जो विलयन बनेगा वो कैसा विलयन बनेगा, आदर्श विलयन बनेगा। तो इनमें AB का अंतराण्विक आकर्षण बल, दो अणुओं को जोड़े रखने वाला बल, AA और BB के अंतराण्विक आकर्षण बल के बराबर होता है। इसमें AB के मध्य का जो अंतराण्विक आकर्षण बल है वो AA और BB के अंतराण्विक आकर्षण बल से या तो ज़्यादा होगा या तो क्या होगा, कम होगा, ये बराबर नहीं होगा। तो AB अंतराण्विक आकर्षण बल का मान विलायक या विलेय अंतराण्विक आकर्षण बल के बराबर नहीं होता। तो कौन से विलयन बनते हैं, अनादर्श विलयन बनते हैं। अब इसके बाद आपको इसमें उदाहरण याद करने हैं कि कौन से विलयन आदर्श विलयन होते हैं। तो सबसे पहले तो इनके सबसे कॉमन उदाहरणों में और सबसे प्रचलित उदाहरणों में उदाहरण है बेंजीन और टॉलुइन, जो लगभग एक समान प्रकृति वाले अणु हैं। इन दोनों को जब मिलाया जाता है तो आदर्श विलयन बनते हैं। यदि हम क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन को मिलाएं, नाम से ही क्लियर हो रहा है कि एक से दिखेंगे एक से होंगे, लगभग क्लोरो और ब्रोमो का बस अंतर होगा। क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन को मिलाएं तो कैसे विलयन बनेंगे, आदर्श विलयन बनेंगे। अब इसमें देखिए यदि हमने एथिल अल्कोहल लिया और उसमें पानी मिला दिया तो जो विलयन बनेंगे वो कैसे होंगे, अनादर्श विलयन होंगे। कार्बन डाइसल्फाइड लें और उसमें एसीटोन मिला दें तो जो विलयन बनेंगे वो कैसे विलयन होंगे, अनादर्श विलयन होंगे। तो इस प्रश्न को एक बार फिर से सुन लीजिए। आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन में हमें अंतर करना है। गुणों में हम 6 प्रकार के से अंतर करेंगे। तो वो है, पहला है राउल्ट का नियम, दूसरा आयतन में परिवर्तन, एंथैल्पी में परिवर्तन, अणुओं की प्रकृति,
ए और बी अंतराण्विक आकर्षण बल और उदाहरण। तो वे विलयन जो ताप और दाब की संपूर्ण परस्पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं आदर्श विलयन कहलाते हैं। जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते ताप और दाब की संपूर्ण परस्पर, वो अनादर्श विलयन कहलाते हैं। इनमें विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब और मूल प्रभाज के गुणनफल के बराबर होता है। P बराबर P0A इंटू एक्स है, PB बराबर P0B इंटू एक्स बी। इनमें बराबर नहीं होता। इनके मिलने पर मतलब ए और बी को जब आप मिलाएंगे तो आयतन में परिवर्तन नहीं होता, इनके मिलने पर आयतन में परिवर्तन होता है। इनमें एंथैल्पी में परिवर्तन नहीं होता, इनमें एंथैल्पी में परिवर्तन होता है। अणुओं की प्रकृति की बात करें तो समान संरचना और समान ध्रुवण क्षमता वाले अणु, जैसे देखिए क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन, समान संरचना होगी, समान ध्रुवण क्षमता होगी, तो ऐसे अणुओं के मिलने पर आदर्श विलयन बनते हैं। यदि उनकी संरचना अलग है, यदि उनका जो ध्रुवण क्षमता है वो अलग है, कार्बन डाइसल्फाइड और एसीटोन दोनों बिल्कुल अलग अलग, तो अनादर्श विलयन बनेंगे। इसमें ए और बी की जो अंतराण्विक आकर्षण बल का मान है वो ए के लगभग बराबर होता है, लेकिन इसमें ए के अंतराण्विक आकर्षण बल का मान ए और बी के अंतराण्विक आकर्षण बल के बराबर नहीं होता। ए विलायक है और बी विलेय है, तो ए बी विलेय विलायक अंतराण्विक आकर्षण बल का मान विलायक विलायक और विलेय विलेय अंतराण्विक आकर्षण बल के बराबर होता है। विलेय विलायक विलेय अंतराण्विक आकर्षण बल का मान विलायक विलायक और विलेय विलेय अंतराण्विक आकर्षण बल के बराबर नहीं होता। और उसमें हमें क्या याद कर लेने हैं, क्वेश्चंस याद करने हैं, उसमें उदाहरण याद करने हैं। बेंजीन और टॉलुइन दोनों की संरचना एक समान है, क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन, क्लियर है। ये आदर्श के उदाहरण हैं। एथेनॉल और जल, कार्बन डाइसल्फाइड और एसीटोन, ये किसके उदाहरण हैं, अनादर्श विलयन के उदाहरण हैं। तो ये हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन था। अब अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है धनात्मक विचलन वाले विलयन और ऋणात्मक विचलन वाले विलयन। ये ऋणात्मक लिख लीजिएगा। ऋणात्मक विचलन वाले विलयनों में अंतर बताइए। देखिए अभी हमने पढ़ा कि जो अनादर्श विलयन होंगे, ये दोनों अनादर्श विलयन के प्रकार हैं। जो अनादर्श विलयन होंगे उसमें पी ए का मान बराबर नहीं होगा P0A और XA के, PB बराबर नहीं होगा P0B और XB के, आयतन में परिवर्तन बराबर नहीं होगा शून्य के, एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग बराबर नहीं होगी शून्य के, अंतराण्विक आकर्षण बल बराबर नहीं होगा विलेय विलेय और विलायक विलायक अंतराण्विक आकर्षण बल के। और बराबर नहीं है तो दो स्थितियाँ आ सकती हैं। पहली स्थिति कि P का मान क्या आ जाए, ज़्यादा आ जाए, किससे, P0A और XA से। तो जब P का मान ज़्यादा होता है P0A और XA से, PB का मान ज़्यादा होता है P0B और XB से, तो जो विलयन बनते हैं वो धनात्मक विचलन वाले विलयन बनते हैं। बढ़ रहा है तो धनात्मक परिवर्तन दर्शाते हैं। जब PA का मान कम हो जाता है P0A इंटू XA से, PB का मान कम हो जाता है P0B और XB के मल्टीप्लिकेशन से, तो ऋणात्मक विचलन वाले विलयन बनते हैं। धनात्मक विचलन वाले विलयनों के बनने पर जब इनको मिलाया जाता है तो आयतन में परिवर्तन जो होता है ये शून्य से ज़्यादा होता है, वृद्धि होती है। इनके बनने पर जो आयतन में परिवर्तन होगा वो शून्य से कम होगा, ऋणात्मक परिवर्तन आएंगे। इसी तरह इनके बनने पर जो एंथैल्पी परिवर्तन है वो क्या होता है, एंथैल्पी में वृद्धि हो जाती है। इनके बनने पर एंथैल्पी में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। अब जो चौथा है कि अन्योन्य क्रिया, तो इनमें देखिए ये सब कुछ तो बढ़ रहा था, इनमें अन्योन्य क्रिया का मान घट जाता है। ए बी अंतराण्विक आकर्षण बल घट जाता है किसकी तुलना में, ए और बी की तुलना में। ये पॉइंट देखिए, ये सब बढ़ रहे थे धनात्मक में। वाष्प दाब बढ़ रहा था, वाष्प दाब में परिवर्तन धनात्मक होता है, वाष्प दाब बढ़ जाता है। आयतन में परिवर्तन धनात्मक होता है, आयतन बढ़ जाता है। एंथैल्पी में परिवर्तन धनात्मक होता है, बढ़ जाती है। लेकिन ए बी का अंतराण्विक आकर्षण बल घट जाता है, इसका मान कम हो जाता है विलायक विलायक और विलेय विलेय की तुलना में। और इसमें ठीक उल्टा होगा कि ए बी अंतराण्विक आकर्षण बल क्या होगा, बढ़ जाएगा विलायक विलायक और विलेय विलेय की तुलना में। अब देखिए इस पॉइंट को थोड़ा सा क्लियर कर लीजिए कि ये पॉइंट क्या है। मान लीजिए दो अणु थे, दो अणु के बीच की दूरी यदि 1 सेंटीमीटर थी, इतनी होती नहीं है, बहुत कम दूरियों पर अणु होते हैं। अब ए की 1 सेंटीमीटर थी, बी की भी 1 सेंटीमीटर थी। जो अणु ए बी बना उसके बीच की दूरी 0.5 सेंटीमीटर हो गई, तो अणु पास पास आ गए। अणु पास पास
सॉरी, इसकी दूरी अंतराण्विक आकर्षण बल क्या हो गया, घट गया, तो इसकी जो ए बी बना ये दूरी बढ़ गई, 1.5 सेंटीमीटर हो गई। अणु दूर दूर हो गए क्योंकि आकर्षण बल घटा है तो अणु दूर दूर हुए तो आयतन क्या होगा, बढ़ जाएगा। अंतराण्विक आकर्षण बल कम हुआ है तो वाष्प में जल्दी परिवर्तित होंगे, तो वाष्प दाब भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि अणुओं के बीच का अंतराण्विक आकर्षण बल कम होता है, उससे ही आयतन बढ़ता है, उससे ही वाष्प दाब बढ़ता है। इसमें आकर्षण बल बढ़ गया तो अणु एक दूसरे के बहुत करीब आ गए, करीब आए तो जो आयतन पहले घेर रहे थे उससे आयतन क्या हो गया, कम आया। करीब आए, अंतराण्विक आकर्षण बल बढ़ा तो उनका वाष्प में परिवर्तित उतनी जल्दी हो पाना संभव नहीं हुआ, वो उतनी जल्दी वाष्प में नहीं बदले, उनके वाष्प दाब के मान क्या हो गए, कम हो गए। ये बात क्लियर है। तो इसमें आपको खैर आपको याद इतना ही रखना है कि अंतराण्विक आकर्षण ये बढ़ता है, ये बढ़ता है, ये बढ़ता है, लेकिन अंतराण्विक आकर्षण बल का मान घट जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट इसमें कि ये जो होते हैं, चूंकि वाष्प दाब बढ़ रहा है, वाष्प दाब बढ़ रहा है, इसलिए ये कैसे क्वथनांक वाले विलयन बनाते हैं, तो ये निम्न क्वाथी मिश्रणों का निर्माण करते हैं। इनमें वाष्प दाब क्या हो रहा है, घट रहा है, इसलिए उनके क्वथनांक जो मिश्रण बनेगा, ये कैसे मिश्रण बनाते हैं, उच्च क्वाथी मिश्रण बनाते हैं। ये 2 पॉइंट आपको याद रखने पड़ेंगे कि धनात्मक विचलन, ये निम्न क्वाथी उच्च क्वाथी क्या है, ये आपको नेक्स्ट क्वेश्चंस में समझाया जाएगा। तो निम्न क्वाथी मिश्रणों का निर्माण करते हैं और ये उच्च क्वाथी मिश्रण का निर्माण करते हैं। उसके बाद आप इनके एक एक 2-2 उदाहरण याद कर लेंगे। यहाँ एथेनॉल और जल दे दीजिए, एथेनॉल और जल, कार्बन डाइसल्फाइड और एसीटोन, और ऋणात्मक वाले में उदाहरण दे दीजिए कोई क्लोरोफॉर्म और एसीटोन और क्लोरोफॉर्म और बेंजीन, क्लोरोफॉर्म बेंजीन, क्लोरोफॉर्म एसीटोन, एथेनॉल और जल और कार्बन डाइसल्फाइड और एसीटोन। इन उदाहरणों के साथ आप इन प्रश्नों को याद कर लेंगे। एक बार फिर से सुन लीजिए। हमने पढ़ा था अनादर्श विलयन की विशेषताएं कि इनमें वाष्प दाब का मान P0 x इंटू XA के बराबर नहीं होता, इनमें आयतन में परिवर्तन बराबर नहीं होता शून्य के, एंथैल्पी में परिवर्तन बराबर नहीं होता शून्य के, ए बी के बीच अंतराण्विक आकर्षण बल विलेय विलायक के बीच अंतराण्विक आकर्षण बल विलायक विलायक और विलेय विलेय के बराबर नहीं होता। अब नहीं होता तो 2 स्थितियां आती हैं कि एक ये मान बढ़ जाए, दूसरा ये मान घट जाए। यदि बढ़ गए तो धनात्मक विचलन है, यदि घट गए, तीनों पहले वाले तीनों वाष्प दाब, एंथैल्पी, आयतन घट गए तो ऋणात्मक विचलन है। बढ़ेंगे घटेंगे कब, तो जब अन्योन्य क्रिया जो अंतराण्विक आकर्षण बल है यदि वो बढ़ रहा है तो ये सब घटेगा, और यदि वह घट रहा है, विलेय और विलायक के बीच मजबूती आ रही है तो ये सब घटेगा। मजबूती आएगी तो घटेगा, और जब उनके बीच अणुओं के बीच की दूरी बढ़ेगी तो क्या होगा, ये धनात्मक विचलन दर्शाएंगे। फिर लास्ट पॉइंट आपको याद करना है कि ये निम्न क्वाथी मिश्रण बनाते हैं धनात्मक विचलन वाले, और जो ऋणात्मक विचलन वाले हैं ये उच्च क्वाथी मिश्रण बनाते हैं। और उच्च क्वाथी निम्न क्वाथी क्या होते हैं ये आपको नेक्स्ट प्रश्न में समझाया जाएगा। ये आज के 3 प्रश्न थे। पहला हमने किया वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन से आवासशील विलेय के अणुभार की गणना, दूसरा हमने किया आदर्श और अनादर्श विलयन में अंतर, और तीसरा हमने किया धनात्मक और ऋणात्मक विचलन वाले विलयन में अंतर। तो ये तीनों आपको करने हैं। अंतराण्विक आकर्षण बल का मान क्या होगा, यहाँ घटेगा, यहाँ क्या होगा, बढ़ेगा, बढ़ेगा तो सब कम होगा और घटेगा तो सब बढ़ेगा, ये ध्यान रखना है। तो ए को विलायक, बी को विलेय कहते हैं। विलायक विलेय अंतर आणविक आकर्षण बल का मान कम हो जाता है विलायक विलायक और विलेय विलेय की तुलना में। यहाँ क्या बोलेंगे आप, विलायक विलेय के अंतर आणविक आकर्षण बल का मान बढ़ जाता है विलायक विलायक और विलेय विलेय की तुलना में। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपने कल वाले प्रश्न याद कर लिए होंगे। यह आज आपका नेक्स्ट टारगेट है। इन 3 प्रश्नों को याद कीजिए और धीरे धीरे इसी तरह हम बोर्ड परीक्षा के लिए प्रिपेयर होते जाएंगे, और आप पूर्ण ईमानदारी के साथ मेरा साथ देंगे ताकि हम परिणामों को बेहतर दिशा में डाइवर्ट कर सकें। थैंक यू स्टूडेंट्स। यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो और आप इनका अनुसरण कर रहे हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए,
जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतने बच्चों को ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मिल पाएंगे और वो भी उन्हें आसानी से याद कर पाएंगे समझकर। और इनके आंसर आपको पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ के रूप में दे दिए जाएंगे। उस पीडीएफ को ऑन करके आप इनके आंसर प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।